ऑल सेट। तो आइए आज डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। हम यूनाइटेड नेशंस का जेनेसिस देखेंगे, उसके प्रिंसिपल्स देखेंगे और उसी के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो जब मैं यूनाइटेड नेशंस की बात करता हूं, आप सबको पता है यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों बनाया गया यूनाइटेड नेशंस को? क्या उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे उनमें क्या कमी रह गई थी जो हमें यूनाइटेड नेशंस को बनाना पड़ा? कई सारे सवाल हैं इससे जुड़े हुए यूनाइटेड नेशन से, उसको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं यूनाइटेड नेशंस की बात करता हूँ, इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी के अंदर क्या होता है, दो वर्ल्ड वॉर्स होती हैं। आपको पता होगा हमारी जो 20वीं सदी थी वहाँ पे दो वर्ल्ड वॉर्स होती हैं, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर सेकंड होती है। वर्ल्ड वॉर वन जो कि 1914 और 1914 से लेके 1919 के बीच चली, और वर्ल्ड वॉर टू जो थी वो 39 से लेके 1939 से लेके 1944 के आसपास तक वो चली। तो वो जो दो वर्ल्ड वॉर्स होती हैं, हमें देखने को मिलता है कि इससे पूरी दुनिया को काफ़ी नुकसान हुआ था। सारे देश एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन में थे, ह्यूमैनिटी को लॉस हुआ था, कई सारे देशों का मतलब कि काफ़ी नुकसान हुआ था, पूरी की पूरी दुनिया का नुकसान हुआ था। पूरी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट में चली गई थी, क्योस में चली गई थी, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था, लोगों की जिंदगी चली गई थी उसमें। तो हमें देखने को मिलता है कि लोगों का ये कहना था, और जो ग्रेट थिंकिंग पीपल थे, जो ग्रेट माइंडेड पीपल थे, उनका ये कहना था कि वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन, कि जो जंग है, जो वॉर है, वो सोल्यूशन नहीं है। तो सारे लोग ये सोच रहे थे, सारे के बड़े बड़े देश ये सोच रहे थे कि हमें कॉपरेशन को बिल्ड करने की ज़रूरत है, हमें अलग अलग देशों के बीच सहयोग को बिल्ड करने की ज़रूरत है, पीस को बिल्ड करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी या वर्ल्ड को मेंटेन करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस को भी इस्टेब्लिश किया जाता है। लीग ऑफ नेशंस को वर्ल्ड वॉर वन के बाद इस्टेब्लिश किया जाता है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1920s के बीच में लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश किया जाता है। इसका पर्पस यही था कि पूरी दुनिया के अंदर पीस को लाना है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। मगर हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस जो थी वो पूरे तरीके से फेल हो जाती है। लीग ऑफ नेशंस ने इसकी कुछ अचीवमेंट्स भी रही, लेकिन बाद में लीग ऑफ नेशंस पूरे तरीके से फेल हो जाती है, खास करके 1930 से लेके 1940 के बीच में। और उसके बाद हम देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस का फेलियर होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो जाती है। अगर लीग ऑफ नेशंस का फेलियर नहीं होता तो वर्ल्ड वॉर सेकंड शायद रुक जाती। तो लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर सेकंड को भी टैकल करने के लिए, लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर सेकंड को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर टू हो जाती है, और वर्ल्ड वॉर टू में दोबारा से वही सिचुएशन, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को लॉस हुआ था, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े देश थे, जो ग्रेट पावर्स थी, जो ग्रेट थिंकिंग पीपल थे, वो सारे मतलब कि कंपेल हो जाते हैं कि हमारे पास एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सके पीसफुल तरीके से, और पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। तो सारे के बड़े बड़े जो बड़े बड़े देश थे और जो ग्रेट पावर्स थी, अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों का ये कहना था कि हमारे पास एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पूरी दुनिया के अंदर जो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हैं, जो अलग अलग देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉल्व कर सके। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पीस के लिए काम कर सके, सिक्योरिटी के लिए काम कर सके पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद क्या होता है, इसी को देखते हुए एक कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसको हम सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस से की जाती है। वहां पे क्या किया जाता है, ये जनवरी 26, 1945 में होती है। यहाँ पे यूएन चार्टर को अडॉप्ट किया जाता है और 51 नेशंस के द्वारा इसको साइन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, जनवरी 26, 1945 में एक सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होती है, और उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को साइन किया जाता है, चार्टर को अडॉप्ट किया जाता है। चार्टर को अडॉप्ट करना मतलब जो यूनाइटेड नेशंस का पूरा स्ट्रक्चर था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको साइन किया जाता है और उसको अडॉप्ट किया जाता है। हालांकि 26 जनवरी 1945 में ये जो चार्टर था ये फोर्स में नहीं आता है, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन अडॉप्ट किया जाता है, और इसको 51 नेशंस के द्वारा, 51 देशों के द्वारा जो है वो साइन किया जाता है। उसके बाद फाइनली 24 अक्टूबर 1954 को इस चार्टर को फोर्स में लाया जाता है और यूएन को इस्टेब्लिश किया जाता है। ये जो चार्टर था इसको इंप्लीमेंट भी किया जाता है और यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश किया जाता है 24 अक्टूबर 1954 को। इसलिए हम 1954 को नहीं, 1945 को
रियली सॉरी, इसको चेंज कर लीजिएगा। 1945 को इस्टेब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस को। 24 अक्टूबर को इसलिए हम यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाते हैं। तो 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस को, 24 अक्टूबर 1945 में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जैसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया की पीस के लिए काम करेगा, सिक्योरिटी के लिए काम करेगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए काम करेगा, कॉन्सेंसस डेवलप करने की कोशिश करेगा अलग अलग देशों के बीच, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस जो है वो पूरी की पूरी दुनिया को एक फैमिली के रूप में जो है वो जन्म देता है, पूरी की पूरी दुनिया को एक विलेज के रूप में जो है वो इंट्रोड्यूस करता है, सारी की सारी दुनिया के अंदर पीस को, सिक्योरिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश किया जाता है। अब हम ये समझेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का जेनेसिस कहां से हुआ, किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, उसके पीछे का जो उसका इवोल्यूशन है, किस तरीके से अलग अलग एफर्ट्स लगाए गए, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस की गई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिससे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्व किया, अपना फॉर्म किया जाए। देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है ना, तो वो एक दिन में नहीं बनाया जाता है, उसके पीछे कई सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, प्रॉपर तरीके से उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो क्या वो जेनेसिस रहा इसका यूनाइटेड नेशन का? वेरियस एफर्ट्स हैज बीन टेकन प्लेस एट इंटरनेशनल लेवल। तो कई सारे एफर्ट्स लगाए गए थे यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कई सारी कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई थी, कई सारी डिक्लेरेशंस मेड की गई थी। तो वो हम समझेंगे कि किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस के अंदर जो है अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस और अलग अलग एफर्ट्स के द्वारा इसको यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया। तो सबसे पहले यहां पे आता है डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस, जून 12, 1941, जिसको हम लंदन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक डिक्लेरेशन की जाती है सेंट जेम्स पैलेस के अंदर, जो कि लंदन में है, और जून 12, 1941 में ये डिक्लेरेशन की जाती है। दिस डिक्लेरेशन वाज साइंड ऑन 12 जून 1941। इस डिक्लेरेशन को 12 जून 1941 में जो है वो साइन किया जाता है एट सेंट जेम्स पैलेस लंदन। लंदन के अंदर एक सेंट जेम्स पैलेस है, वहां पे इसको साइन किया जाता है। मैनी वर्ल्ड लीडर्स टू डिस्कस देयर विजन फॉर पोस्ट वॉर वर्ल्ड। तो यहाँ पे कई सारे वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, जो बड़ी बड़ी ग्रेट पावर्स थी उनके लीडर्स आते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि पोस्ट वॉर वर्ल्ड कैसी होगी, मतलब कि ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जैसे ही खत्म होगी उसके बाद की दुनिया कैसे होगी, उसके बाद हमें किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर कोऑपरेशन के लिए काम करना है, पीस को मेंटेन के लिए काम करना है, सिक्योरिटी के लिए काम करना है, डिसआर्मामेंट के ऊपर काम करना है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करना है। उन सब वो सब आइडियाज जो थे वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड होगा उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है। तो आपको ये समझ आ गया कि एक डिक्लेरेशन की जाती है सेंट जेम्स पैलेस लंदन के अंदर। उस डिक्लेरेशन को 12 जून 1941 को साइन किया गया था। इस क्या बोलते हैं, ये जो डिक्लेरेशन हुई, यहाँ पे बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स आए हुए थे, उनके द्वारा इसको साइन किया जाता है। कहा जाता है कि 9 कंट्रीज के द्वारा इसको साइन किया गया था, मतलब 9 देश वहां पे मौजूद थे जिनके द्वारा इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया। मतलब ये एक तरह की जो डिक्लेरेशन थी, एक तरह का जो डॉक्यूमेंट था या फिर एक तरह की जो कॉन्फ्रेंस थी जहां पे जो फैसले लिए गए उसको साइन किया गया था। और अग्रीड दैट आफ्टर वॉर पीस एंड सिक्योरिटी शुड बी मेंटेन थ्रू कोऑपरेशन। और इस चीज के ऊपर इन्होंने अग्री किया कि जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगी, वॉर के बाद किस तरीके से पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है कोऑपरेशन के थ्रू। तो इस चीज की बात की गई कि जैसे ही वॉर खत्म होती है तो पूरी दुनिया के अंदर पीस को मेंटेन करना है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है कोऑपरेशन के थ्रू, कॉन्सेंसस के थ्रू, भाईचारे के थ्रू, अलग अलग देशों के बीच जो है वो बातचीत के थ्रू किस तरीके से हमें पीस को डेवलप करना है और सिक्योरिटी को डेवलप करना है। जिस तरीके से उससे पहले की दुनिया बड़ी अलग थी, उससे पहले जो है अलग अलग देश अपनी सुप्रीमेसी के लिए लड़ते थे, अपने फायदे के लिए किसी को भी तबाह कर देते थे, वॉर्स हो रही थी, कोई आपसी भाईचारा नहीं था पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि हम सब देशों को मिलकर कोऑपरेशन के थ्रू पीस और सिक्योरिटी को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला एफर्ट कहां पे लगाया गया? जून 12, 1941 में सबसे पहला एफर्ट लगाया गया, जहां पे एक डिक्लेरेशन को साइन किया जाता है जो कि सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुई थी। इस डिक्लेरेशन के अंदर 9 देश शामिल थे। इन 9 देशों के द्वारा इसको साइन किया जाता है और इस चीज के ऊपर
ऊपर करते हैं सारे के सारे देश कि किस तरीके से वॉर के बाद उनको दुनिया के अंदर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है कॉपरेशन के थ्रू। फिर उसके बाद सेकंड एफर्ट हम देखते हैं कि इसके जेनेसिस के अंदर अटलांटिक चार्टर साइन किया जाता है। अटलांटिक चार्टर का मतलब क्या है? ये क्या होता है कि मीटिंग होती है विंस्टन चर्चिल और रूज़वेल्ट के बीच में। विंस्टन चर्चिल कौन थे? वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। विंस्टन चर्चिल को आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो फिर मतलब इस इंसान को नहीं जानते आप जो हिंदुस्तान का इतना बड़ा दुश्मन था, जो दरिंदा था। तो विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इनके बीच और रूज़वेल्ट जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इनके बीच क्या होती है? एक मीटिंग होती है। अब ये मीटिंग जो थी ना, ये अटलांटिक ओशन के बीच एक समुद्री जहाज में की गई थी। किसके अंदर? अटलांटिक ओशन के बीच। तो इसलिए इसको अटलांटिक चार्टर कहते हैं। तो ये मीटिंग की जाती है विंस्टन चर्चिल और रूज़वेल्ट के बीच, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, और रूज़वेल्ट जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इस चार्टर में क्या किया गया? इस मीटिंग के अंदर क्या किया गया? ज्वाइंट एफर्ट्स अगेंस्ट नाजिज्म and express their faith in equality of nations, universal peace, collective cooperation, prohibition of acquiring territories through conquest। तो इस चार्टर के अंदर क्या किया गया? चार्टर होता क्या है? चार्टर एक तरह का अग्रीमेंट होता है, एक तरह का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही समझ लो, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसके अंदर क्या किया गया? उसके अंदर कहा गया कि हम ज्वाइंट एफर्ट्स लगाएंगे नाजिज्म के अगेंस्ट लड़ने के लिए। मतलब नाजिज्म क्या था? जिस तरीके से हिटलर का रजीम बढ़ते जा रहा था, हिटलर की आर्मी को नाजी आर्मी कहा जाता है। तो हिटलर को हराने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन जो है वो ज्वाइंट एफर्ट करेगा, मतलब कि मिलके इनको हराया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना फेथ किसमें? कि अलग अलग देशों की इक्वालिटी होनी चाहिए, अलग अलग देशों के बीच इक्वालिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सल पीस होनी चाहिए, मतलब शांति होनी चाहिए, कलेक्टिव कॉपरेशन होनी चाहिए, मिलजुल के कॉपरेट करें सारे के सारे देश, और प्रोहिबिशन ऑफ एक्वायरिंग टेरिटरीज थ्रू कॉन्क्वेस्ट, और कॉन्क्वेस्ट से टेरिटरीज को एक्वायर ना किया जाए, मतलब कि वॉर लड़के कब्जे करके किसी की टेरिटरी को छीना ना जाए। इस चीज की यहां पे बात की गई कि पीस होनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, और ऐसा ना हो कि बड़े देश छोटे देशों को उनकी टेरिटरीज को जो है वो एक्वायर कर लें, कब्जा कर लें उसके ऊपर वॉर करके। उसके बाद हम देखते हैं कि इस चार्टर को साइन किया जाता है 14 अगस्त 1941 में। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ जनवरी 1, 1942। फिर यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन की जाती है। इसको किसके द्वारा साइन किया गया था? रूज़वेल्ट वही अमेरिका के प्रेसिडेंट, विंस्टन चर्चिल वही ब्रिटेन के प्रेसिडेंट, मैक्सिम लिटविनोव ऑफ रशिया जो कि रशिया के प्रेसिडेंट थे, मैक्सिम लिटविनोव, और टीबी सुंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट थे। तो ये जो चार लोग, रूज़वेल्ट, विंस्टन चर्चिल, मैक्सिम लिटविनोव जो कि प्रेसिडेंट थे रशिया के, और टीबी सुंग जो चाइना के प्रेसिडेंट थे, इनके बीच इस डिक्लेरेशन को साइन किया जाता है। कब? जनवरी 1, 1942 को। और साथ ही साथ 20 बाकी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस डिक्लेरेशन को साइन करते हैं। 20 बाकी अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी इस डिक्लेरेशन को साइन करते हैं। इसके अंदर क्या कहा गया कि कॉपरेशन होनी चाहिए, वही अलग अलग देशों के बीच कॉपरेशन होनी चाहिए, कोई सेपरेट ट्रीटी या फिर अग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कोई सेपरेट ट्रीटी नहीं करेगा कोई देश, या फिर सेपरेट अग्रीमेंट नहीं करेगा कोई देश। किसी दुश्मन के साथ तुम सेपरेट ट्रीटी नहीं कर सकते हो, किसी दुश्मन के साथ तुम सेपरेट अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। ओपन होना चाहिए सारा कुछ। अगर तुम कोई ट्रीटी कर रहे हो, कोई अग्रीमेंट कर रहे हो, कोई अलायंस बना रहे हो, तो पूरी दुनिया के सामने वो ओपन होना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए, हिडन तरीके से नहीं होना चाहिए, सस्पिशन के तरीके से वो नहीं होना चाहिए। और पहली बार यूनाइटेड नेशंस जैसा वर्ड यहां पे इस्तेमाल किया गया। तो इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस शब्द जो था, वर्ड जो था, वो पहली बार इस डिक्लेरेशन के अंदर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद फोर्थ हम देखते हैं मॉस्को डिक्लेरेशन होती है। मॉस्को डिक्लेरेशन जो है 30 अक्टूबर 1943 में होती है। ये किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उन्होंने इस डिक्लेरेशन को साइन किया। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? वही कॉपरेशन होनी चाहिए अलग अलग देशों के बीच। ये कहा गया कि अर्जेंट नीड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसकी सख्त जरूरत है और वो कॉपरेशन और पीस को डेवलप करे। उसके बाद तेहरान कॉन्फ्रेंस होती है। अब ये जो तेहरान कॉन्फ्रेंस थी ये दिसंबर 1, 1943 में होती है। रूज़वेल्ट वही अमेरिका के प्रेसिडेंट, चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और स्टालिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इसको साइन किया और कहा गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सख्त जरूरत है, अर्जेंट नीड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद सिक्स्थ हम देखते हैं कि दुम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस होती है अक्टूबर 7, 1944 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है? दुम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस होती है। ये किसके बीच होती है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स
इस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करते हैं इन सब ये जो ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनके बीच में ये कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ पे होती है? तो दुम्बातन ओक्स में होती है, जो कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। उसके बाद प्रपोजल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबमिटेड बिफोर ऑल कंट्रीज फॉर स्टडी एंड डिस्कशन। तो एक प्रपोजल रेडी किया गया। क्या किया गया? एक प्रपोजल रेडी किया गया यूनाइटेड नेशंस का, मतलब कि हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, ये कैसा होगा, उसका पूरा का पूरा प्रपोजल रेडी किया। क्योंकि जितनी भी उससे पहले की कॉन्फ्रेंसेस हुई थी ना, हम देखते हैं कि अटलांटिक चार्टर आता है, मॉस्को डिक्लेरेशन आती है, तेहरान कॉन्फ्रेंस आती है। तो इन सब कॉन्फ्रेंसेस का जो क्रक्स था वो निकाला गया था, इन सब कॉन्फ्रेंसेस का ब्लूप्रिंट रेडी किया गया, इन सब कॉन्फ्रेंसेस को मिला के फाइनली एक प्रपोजल रेडी किया गया। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, हमारा यूनाइटेड नेशंस कैसा होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन रेडी किया गया और सारे देशों के आगे वो रखा गया, सारी कंट्रीज के आगे वो रखा गया कि वो कंट्रीज उसको पढ़ें, उसको समझें, उसकी स्टडी करें और उसके ऊपर डिस्कशन करें। तो एक प्रपोजल रेडी किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और ये कहा गया कि हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। सारे देशों को ये दे दिया गया कि आप इसको पढ़ सकते हो, इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, और आप इसको पढ़ने के बाद, डिस्कशन करने के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, या यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़ सकते हो, या फिर कहीं पे कोई कमी है तो वो सजेस्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल के अंदर क्या था कि यूनाइटेड नेशंस की 4 प्रिंसिपल बॉडीज होंगी। जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं, उसकी 4 प्रिंसिपल बॉडीज होंगी, जिसके अंदर जनरल असेंबली आएगी, सिक्योरिटी काउंसिल आएगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आएगा और सेक्रेटरीट आएगा, जो कि आज के यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी ये 4 प्रिंसिपल बॉडीज आती हैं। तो इसमें ये कहा गया, इस प्रपोजल के अंदर ये कहा गया कि जो हमारा यूनाइटेड नेशंस होगा उसकी 4 प्रिंसिपल बॉडीज होंगी, जिसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट आएगा। उसके बाद हम देखते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है फरवरी 11, 1945 में। क्या होती है? याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है फरवरी 11, 1945 में। इसके अंदर चर्चिल, वही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, रूज़वेल्ट अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, और स्टालिन रशिया के क्या बोलते हैं, डिक्टेटर या फिर प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, ये याल्टा में मिलते हैं, जो कि क्रीमिया में है। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस नाम याल्टा कॉन्फ्रेंस क्यों पड़ा? क्योंकि याल्टा में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि क्रीमिया के अंदर है। चर्चिल, रूज़वेल्ट और स्टालिन इस कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं और फाइनल शेप दी जाती है प्रपोजल टू प्रपोज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो दुम्बाटन ओक्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो प्रपोजल दिया गया था, किसका? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, उसको ये फाइनल शेप देने की कोशिश करते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसके अंदर अगर कोई कमी है उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस प्रपोजल के अंदर, उसको निकाला जाएगा। तो एक फाइनल शेप देने की बात की जाती है, और साथ ही साथ ये डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कब होगी। तो उन्होंने कहा कि जून 25, 1945 में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी। तो फिर हम देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि इस याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया था कि जून 25, 1945 में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी, और वो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के नाम से, जो कि जून 25, 1945 में होती है। इसको लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो अटेंड करती हैं। बहुत सारे देश इसमें आए हुए थे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आती हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आती हैं। और इस कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड कौन कर रहा था? लॉर्ड हैलिफैक्स इस कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड कर रहे थे। इसके अंदर जो था वो यूएन चार्टर को वोट किया गया, जो यूएन का चार्टर रेडी किया गया था, जो यूएन का स्ट्रक्चर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया था, जो यूएन का अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया गया था, उसको वोट किया जाता है और अनोनिमसली इसको अडॉप्ट किया जाता है। मतलब सबकी सहमति के साथ इस चार्टर को अडॉप्ट कर दिया जाता है, इसको पास कर दिया जाता है। लेकिन इस चार्टर को डायरेक्टली ये फोर्स में नहीं आया, ये चार्टर डायरेक्टली लागू नहीं किया गया। ये चार्टर जो था वो डायरेक्टली इट डजंट केम डायरेक्टली इनटू फोर्स। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो कॉन्फ्रेंस थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, इसको 51 स्टेट्स जो थी वो उन्होंने अटेंड किया इस कॉन्फ्रेंस को, मतलब 51 देशों ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। इसलिए 51 ही ओरिजिनल मेंबर्स हैं इसके, सिर्फ और सिर्फ 51 ओरिजिनल मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। उसके बाद बाकी देशों ने इसको ज्वाइन किया, अभी 193 के आसपास इसके मेंबर्स हैं, लेकिन बाद में वो मेंबर्स जुड़े हैं। जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था तो उस वक्त जो है वो 51 मेंबर्स, 51 स्टेट्स ही प्रेजेंट थी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो 51 स्टेट्स इसकी ओरिजिनल मेंबर हैं। हम देखते हैं बाद में 24 अक्टूबर 1945 में इस चार्टर को जो है वो दिस चार्टर केम इनटू फोर्स एंड यूएन वाज एस्टैब्लिश। यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है 24 अक्टूबर 1945 में, और ये जो चार्टर था ये फोर्स में आ जाता है। ये चार्टर अडॉप्ट कब कर लिया गया था? अडॉप्ट पहले कर लिया गया था,
लेकिन इसको जो है वो फोर्स में कब लाया जाता है, इसको 24 अक्टूबर 1945 में फोर्स में लाया जाता है। और फाइनली हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन उभर करके आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाता है जिसको यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। तो ये इसका जेनेसिस था। अब इसके आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और साथ ही साथ इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशंस के? तो हम देखते हैं कि जो प्रियम्बल है ना यूएन चार्टर का, जो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसका जो प्रियम्बल है उसके अंदर ये सब ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं भाई प्रियम्बल के अंदर? जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। जैसे कि हमारा देश सोवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, जस्टिस को प्रिवेल किया जाएगा, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हमारे प्रियम्बल के अंदर दिए गए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो यूएन का प्रियम्बल है, यूएन चार्टर का प्रियम्बल है, उसके अंदर भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। जैसे पहले इसके अंदर कहा गया है, पहला ऑब्जेक्टिव इसका है टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम स्कॉरेज ऑफ वॉर। ये कहा गया है कि जो सक्सीडिंग जनरेशंस हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जनरेशंस हैं, उनको वॉर से बचाया जा सके। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कॉरेज ऑफ वॉर, कि जो आने वाली जनरेशंस हैं उनको वॉर से बचाया जा सके, उनको जंग से बचाया जा सके, उनको ये जो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस हमारे देश के अंदर हुई, ऐसी सिचुएशंस दोबारा ना आ जाएं, आने वाले लोगों को वॉर से बचाया जा सके। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है टू रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। यहां पे ये कहा गया है कि हम दोबारा से जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उसके ऊपर फेथ को रीअफर्म कर सके। मतलब कि जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, इंसान के ह्यूमन जो राइट्स हैं जो यूएन डिक्लेरेशन के अंदर दिए गए हैं, उन ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो फेथ रखा जाए, मतलब कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए पूरे दुनिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आता है टू इस्टेब्लिश जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, कि जस्टिस को इस्टेब्लिश किया जा सके पूरी दुनिया के अंदर और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसको रिस्पेक्ट किया जाए। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस का मतलब हो गया अगर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कुछ कहा जा रहा है, कुछ यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रिंसिपल्स अगर हैं, यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स अगर हैं, तो उनको जो है मानना जाए। इंटरनेशनल अगर कोई ऑब्लिगेशंस हैं, अगर इंटरनेशनल लॉ के द्वारा कुछ कहा जाता है, अगर यूएनओ के द्वारा कोई ऑर्डर किया जाता है, तो उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की हमें रिस्पेक्ट करनी है। या फिर अगर सारे देशों का मिलके अगर कोई एक फैसला लिया जाता है या फिर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कोई फैसला लिया जाता है तो उसको रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद फोर्थ, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। एक तो सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट किया जाए, सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाया जाए और लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको बेटर किया जाए, लोगों का जो रहन सहन है उसको अच्छा किया जाए, उसमें सुधार लाया जा सके। The preamble also affirms that in order to achieve these ends, the people of UN are determined to practice tolerance. तो preamble के अंदर ये भी कहा गया है कि अगर हमें इन सब एंड्स को अचीव करना है, इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो जो यूनाइटेड नेशन के लोग हैं, मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन के अंदर देश आते हैं, उनके जो लोग हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? टॉलरेंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उनको पीस में रहना पड़ेगा और एक अच्छे नेबरर की तरह, एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना पड़ेगा। मतलब कि अगर इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो सारी दुनिया के लोगों के द्वारा या फिर यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन मेंबर कंट्रीज के लोगों के द्वारा क्या करना पड़ेगा? टॉलरेंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे पड़ोसी की तरह रहना होगा, पीस में रहना होगा, एंड टू यूनाइट टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। और यूनाइट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। टू इंश्योर दैट आर्म्ड फोर्सेस शैल नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट इन द कॉमन इंटरेस्ट। ये भी इंश्योर करना होगा कि आर्म्ड फोर्सेस का हम इस्तेमाल ना करें, हम जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल ना करें एक्सेप्ट द कॉमन इंटरेस्ट। मतलब कि कॉमन इंटरेस्ट में अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है, कोई वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन अगर किसी का कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, अगर सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए अगर कोई देश आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है तो वो नहीं करना है। एंड टू एम्प्लॉय इंटरनेशनल मशीनरी फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ ऑल द पीपल। और जो इंटरनेशनल मशीनरी है उसको इस तरीके से एम्प्लॉय किया जाए ताकि सोशल और इकोनॉमिक बेटरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जा सके सारे लोगों की। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो आइए अब लास्ट हम इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो जब मैं यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स की बात करता हूं तो जो यूएन चार्टर है उसके आर्टिकल 2 के अंदर ये सब प्रिंसिपल्स दिए गए हैं।
तो याद रखिएगा ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आर्टिकल 2 के अंदर दिए गए हैं, जो कि यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो आर्टिकल 2 के अंदर दिए गए हैं ये सभी मेंबर के ऊपर बाइंडिंग है, मतलब कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, 193 कंट्रीज जो मेंबर्स हैं, ये जो आर्टिकल 2 के अंदर ये सब प्रिंसिपल्स दिए हैं, सब मेंबर के ऊपर, सब देशों के ऊपर जो है बाइंडिंग है, एप्लीकेबल है। सारे देशों को ये प्रिंसिपल्स मानने पड़ेंगे जो यूएन के अंडर देश आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स। सबसे पहले यहां पे सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स की बात की गई है। यहां पे ये कहा गया है कि जितने भी मेंबर्स, जितने भी देश यूनाइटेड नेशंस के अंडर आते हैं वो सोवरेन है और वो इक्वल है। जैसे कि यहां पे लिखा गया है ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड स्ट्रेंथ, कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो कानून की नजर में बराबर हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड स्ट्रेंथ। फर्क नहीं पड़ता कि उतना उनका साइज कितना है, वो छोटे देश हैं या बड़े देश हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो पावरफुल देश हैं या वीक देश हैं, सारे के सारे देश कानून की नजर में या फिर यूनाइटेड नेशंस का जो कानून है उसकी नजर में बराबर है। यह कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस के सारे देश बराबर हैं, नो मैटर कि कोई देश कितना पावरफुल है, कोई देश कितना छोटा है और कोई देश कितना बड़ा है। अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, जितने भी देश हैं सारे के सारे देश बराबर हैं। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है। अब एक तरफ से यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स के अंदर कहा जाता है कि सारे देश बराबर हैं और वहीं दूसरी ओर यहां पे एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन क्या है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। परमानेंट मेंबर्स, जैसे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। कैसे? जैसे वीटो पावर उनको दी गई है। वीटो पावर क्या होती है? मान लो यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर कोई डिसीजन लेना है, जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें जो परमानेंट मेंबर है ना यूनाइटेड नेशंस के, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इन सारे ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इन 5 के 5 देशों के द्वारा उस डिसीजन को मतलब कि रेटिफाई करना होता है। यूनाइटेड नेशंस तभी कोई डिसीजन ले पाएगा जब ये 5 के 5 मेंबर सहमत होंगे। अगर इसमें से एक मेंबर भी सहमत नहीं है, एक मेंबर भी अगर इसमें से सहमत नहीं है, अगर वो वीटो यूज कर देता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितनी ज्यादा मतलब कि प्रिविलेज रखते हैं यहाँ पे कि परमानेंट मेंबर्स जो हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स, इसमें से अगर एक भी अड़ जाएगा तो वहां पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जो इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको वीटो पावर दी गई है और वीटो पावर का इस्तेमाल करके कोई भी मेंबर जो फंक्शनिंग है यूनाइटेड नेशंस की उसको रोक सकता है या फिर किसी डिसीजन को रोक सकता है। उसके बाद सेकंड इसके अंदर कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस का मतलब ये है कि जितनी भी यूएन चार्टर के अंदर ऑब्लिगेशंस हैं, जितना भी यूएन चार्टर के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो ऑब्लिगेट है, यूएन चार्टर टू ऑब्लिगेट बाय ऑल। यूएन चार्टर को सारे के सारे देशों के द्वारा फॉलो करना है, मानना है। तो जो यूएन चार्टर के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सारे के सारे देशों के द्वारा मानने हैं, जो देश यूएन के मेंबर्स हैं। तो ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब कि यूएन के जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी ऑब्लिगेशंस है सारे देशों के ऊपर। सभी देशों के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन के फैसले, प्रिंसिपल्स, यूएन का जो चार्टर है इसको मानना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उसको पीसफुल तरीके से सेटल किया जाएगा। जो भी देश यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, अगर उनके बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको पीसफुल तरीके से सॉल्व करना है, पीसफुल तरीके से उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, ये यहां पे कहा गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहां पे यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स के अंदर ये कहा गया है कि सारे देशों के द्वारा पीसफुल तरीके से आपस के जो डिस्प्यूट्स हैं, अगर 2 देशों के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करना है। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूज ऑफ फोर्स। यहां पे ये कहा गया है कि फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर जो भी देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वहां पे कोई भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ताकि पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके। इस तरीके से कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जिससे पूरी दुनिया की पीस जो है वो थ्रेटन हो जाए। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, आर्मी का इस्तेमाल नहीं करना है, आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करना है, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि ये भी एक यूटोपियन ही है प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है कि देश फोर्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद 5th इसके अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेंस टू द यूएन। यहां पे ये कहा गया है कि आपको यूनाइटेड नेशंस को असिस्टेंस देनी है, मतलब कि मदद देनी है। जितना भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा आएगा वो इसकी मेंबर कंट्रीज के द्वारा देना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस जो फंक्शन करेगा, जो भी इसका खर्चा आएगा, तो जितने भी मेंबर यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़े हुए हैं उनको ये खर्चा देना पड़ेगा, असिस्टेंस देना पड़ेगा, एड देनी पड़ेगी यूएन को। और साथ ही साथ ये कहा गया कि आप किसी ऐसे देश को एड नहीं दोगे, असिस्टेंस नहीं दोगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दोगे जिस देश के साथ यूनाइटेड नेशंस ने, मतलब यूनाइटेड नेशंस ने जिस देश को एड देने के लिए मना किया है। तो यूनाइटेड नेशन ने अगर किसी देश को एड देने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए मना किया है तो आप उस देश को असिस्टेंस नहीं दे सकते हो। तो यूनाइटेड नेशंस को असिस्टेंस देने का मतलब यही हुआ कि यूनाइटेड नेशंस का जो खर्चा आएगा वो सारे के सारे मेंबर कंट्रीज के द्वारा देना है उसको। उसके बाद इसके अंदर आता है प्रिंसिपल फॉर नॉन मेंबर स्टेट्स। अब जो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं, नॉन मेंबर स्टेट्स कौन सी स्टेट्स हैं? मैंने बताया यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 के आसपास कंट्रीज आती हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो यूनाइटेड नेशंस के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं, उनके लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये कहा गया है कि जो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के साथ नहीं भी जुड़ी हुई हैं, उनको भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि पूरी दुनिया की पीस को पूरी दुनिया की पीस थ्रेटन हो सके, हो जाए, सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाए, कॉपरेशन थ्रेटन हो जाए। तो जो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं उसके लिए भी प्रिंसिपल्स हैं कि आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे दुनिया की जो पीस है, शांति है, वो नष्ट हो जाए। उसके बाद 7th इसके अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ अ स्टेट। किसी भी देश के जो घरेलू मैटर्स हैं, जो घरेलू मुद्दे हैं, किसी भी देश के जो इंटरनल मैटर्स हैं, अंदरूनी मुद्दे हैं, उनके ऊपर यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंटरवेंशन नहीं करेगा या फिर कोई दूसरा देश इंटरवेंशन नहीं करेगा। हमारे देश के जो अंदर के मुद्दे हैं उनके ऊपर ना ही कोई दूसरा देश इंटरवीन कर सकता है, ना ही यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन कर सकता है। तो किसी भी देश की डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, डोमेस्टिक मैटर्स के अंदर जो है वो यूनाइटेड नेशंस भी इंटरवीन नहीं कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ कोई दूसरा देश भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इंटरवीन नहीं कर सकता है। इस तरीके से हम यूनाइटेड नेशंस का जो जेनेसिस था उसको खत्म करते हैं, पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल्स को हम समझ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को हम समझ लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके जो ऑर्गन्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर समझेंगे, क्योंकि इसके जो ऑर्गन्स है, जैसे जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसी के साथ साथ सेक्रेटरीट है, वो अलग अलग मतलब टॉपिक्स हैं, वो अपने आप में टॉपिक्स हैं। जैसे 1.2 के अंदर जनरल असेंबली आता है, 1.3 के अंदर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल आता है, तो वो अपने आप में टॉपिक हैं। इसलिए हम उनको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर समझेंगे, जो आने वाली वीडियोस हैं, जो इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं कि कैसे ये काम करता है। जनरल असेंबली है, जो सेक्रेटरीट है, जो आईसीजे है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी काउंसिल है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम चैनल वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।